हरनाम चाचा की कुटिया से हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज़ रही थी और तंबाकू की मानूस बू फिज़ा में रची हुई थी। मैंने दरवाजे के पास जाकर आहिस्ता से आवाज़ दी, हरनाम चाचा। कौन है? जवाब में हरनाम चाचा की आवाज़ सुनाई दी। फिर कदमों की आहट से मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई दरवाजे की तरफ आ रहा है। दूसरे ही लम्हे मुझे हरनाम चाचा नजर आए। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो बुरी तरह चौंक उठे। हैरत से बोले, तुम क्यों आ गए बेटा? यहाँ तो ज़बरदस्त ख़तरा है तुम्हारे लिए। ख़तरा तो ज़िंदगी के साथ साथ चलता है चाचा, मैंने हंस कर कहा। मैं अपनी बीवी की तलाश में यहाँ आया हूँ। अच्छा, अंदर तो आओ। हरनाम चाचा ने एक तरफ हटकर हमें रास्ता देते हुए कहा। फिर वो चौंक कर बोला, यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? गांव के 2 आदमियों के अलावा हरिया ने भी हमें देखा है, मैंने जवाब दिया। इस कमबख्त ने तुम्हें कैसे देख लिया? हरनाम चाचा बिड़बिड़ाए। और तो किसी से कोई ख़तरा नहीं है, मगर हरामज़ादा हरिया पुलिस को मुखबरी कर देगा। इसने अब तक पूरे गांव वालों को बता दिया होगा कि तुम लोग यहाँ आए हो। चाचा, तुम किसी तरह हरिया को यहाँ बुलवा लो और इससे पूछो कि इसने पुलिस को हमारे बारे में बताया है या नहीं। तैमूर ने पहली मर्तबा ज़ुबान खोली। तुम लोग आराम से यहाँ बैठो, हरनाम चाचा ने कहा। मैं हरिया को अभी बुलवाता हूँ। ये कहकर वो कुटिया से बाहर निकल गया। हरनाम चाचा ने प्याल के ढेर पर मोटा खीस डाला हुआ था जो आरामदेह बिस्तर बना रखा था। हम दोनों इसी बिस्तर पर बैठ गए। मैं चौंक कर तैमूर से बोला, देखो मैं जल्दी में हथियार निकालना भी भूल गया। लेकिन मैं नहीं भूला, तैमूर ने हंस कर बोला। जो मेरे कंधे से शोल्डर बैग लटक रहा है, इसमें तुम्हारे ख्याल में क्या बर्गर्स या चॉकलेट है? इस बैग में मौत बंद है, वो अजीब से लहजे में बोला। अरे यार, तुम तो फ़लसफ़ा बोलने लगी, मैंने हंस कर कहा। मौत को भी भला कोई बंद कर सकता है? बंद है जभी तो कह रहा हूँ। अगर तुम कहो तो इसे आज़ाद कर दूँ। तैमूर के लहजे में शोखी थी। खैर छोड़ो इस बहस को, ये बताओ इस बैग में क्या क्या है? मैंने संजीदा लहजे में पूछा। एक रिवॉल्वर, एक एक्स्ट्रा राउंड तो हमारी जेबों में है। तैमूर भी संजीदा हो गया। इस बैग में 2 SIG ऑटोमेटिक फोल्डिंग राइफल्स हैं, 2 मशीन पिस्टल्स और इनकी गोलियां भी हैं, कुछ दस्ती बम, 2 एक डायनामाइट स्टिक और एक लंबी टॉर्च है जो 4 सेल से चलती है। तैमूर ने तफसील बताई। बस मैं हंस कर बोला, कोई टैंक मिसाइल या एयरक्राफ्ट गन नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम पूरा असला खाना साथ उठा लाए हो। ये असला खाना भी तुम्हारा और ग्लोरिया का है। तैमूर मुंह बनाकर बोला। मैं तो सिर्फ इसे उठाने का गुनाहगार हूँ। एक तो तुम हर बात दिल पर ले लेते हो, मैं हंस कर बोला। जरा सी बात में औरतों की तरह रूठने लगते हो। अचानक बाहर से हरनाम चाचा की आवाज़ आई। हरिया, मेरी कुटिया में जाकर वो बड़ा बक्स तो उठा दे, बहुत भारी है, मुझसे उठ नहीं रहा। बस चाचा, इतने से काम के लिए बुलाया था। हरिया के लहजे में हैरत थी। काम तो दूर से बहुत ज़रूरी है, मगर पहले ज़रा मेरा ये काम तो कर दे। हरनाम चाचा जानबूझकर बुलंद आवाज़ में बोल रहा था ताकि हम लोगों तक इसकी आवाज़ पहुँच जाए। चाचा की बात सुनते ही हम दोनों झपट कर दरवाजे के पास दीवार से चिपक कर खड़े हो गए। कुटिया का दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। फिर कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। मैं झपट कर इसे दबोचने ही वाला था कि मेरी नज़र इसके सफ़ेद बालों पर पड़ी। चंद लम्हे ताख़ीर के बाद हरिया भी कुटिया में दाखिल हुआ। मैंने एकदम पीछे से इसकी गर्दन दबोच ली। इसने बिड़बिड़ा कर पलटने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। तैमूर अचानक इसके सामने आ गया। मैं हरिया के चेहरे के तासुरात तो नहीं देख सका, मगर मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो तैमूर से ज़्यादा इसके रिवॉल्वर को देखकर साकित हो गया है। फिर वो गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे क्यों मारती हो? मुझे मत मारो। मैं तैमूर ने आगे बढ़कर चट्टाक से एक थप्पड़ इसके चेहरे पर जड़ दिया और दरिस्त लहजे में बोला, अगर शोर मचाया तो सचमुच ज़िबा कर दूंगा। फिर इसने आगे बढ़कर हरिया की तलाशी ली तो इसकी जेब से 122 रुपये, एक कंगा, एक कमाईदार चाकू और मैला सा एक रुमाल निकला। मैंने इसकी गर्दन छोड़ दी। मेरी गिरफ्त से आज़ाद होते ही वो बुरी तरह अपनी गर्दन मसलने लगा। वो बार बार मेरे हाथों की तरफ ही देख रहा था। शायद ये देख रहा था कि मैंने इसकी गर्दन हाथ से ही दबोची थी या मेरे हाथ में लोहे का कोई औजार था। देखो हरिया, मैंने सर्द लहजे में कहा, तुमसे जो कुछ पूछा जाए सच सच और फ़ौरन बता देना है। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ, अगर ये ना बताए तो इस पर रिवॉल्वर की गोली ज़ाया मत कर, बल्कि इसी के चाकू से इसे ज़िबा कर देना। ये कहकर मैं फिर हरिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ, ये बताओ तुमने पुलिस को मेरे बारे में क्या बताया है? इसने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरी। फिर खौफज़दा अंदाज में थूक निकल कर कुछ बोलने की कोशिश की मगर मुँह खोल कर रह गया। इसके हलक से आवाज़ न निकल सकी। झूठ मत बोलना, मैंने सर्द लहजे में कहा। मैंने इसी गाँव में 3 आदमियों को ठिकाने लगाया है। कत्ल करना मेरा मशगला है। अभी मैं इन पुलिस वालों को भी यहीं उठवाऊंगा, इसलिए जो कुछ कहना सोच कर कहना। मैंने इन्हें आपके बारे में बता दिया है। वो सहम कर बोला, वो आपकी तलाश में निकल गए हैं। गांव में इस वक्त कितने पुलिस वाले हैं? मैंने पूछा। 5 थे, हरिया ने जवाब दिया। एक हवालदार इंस्पेक्टर साहब के साथ चला गया। इस वक्त गाँव में 3 पुलिस वाले हैं। तुमने इन्हें क्या बताया है? तैमूर ने कहा। मैंने इन्हें बताया है कि जिस आदमी ने यहाँ 3 खून किए हैं वो फिर आया है और जग्गू का पूछ रहा है। इस पर एक पुलिस वाले ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि इसे बातों में लगाकर यहाँ लाता, खुद क्यों दौड़ा चलाया? फिर उन्होंने मुझसे इस जगह के बारे में पूछा जहाँ मैंने आपको छोड़ा था। वो लोग राइफलें लेकर फौरन इस तरफ निकल गए। जग्गू कहाँ है? मैंने पूछा। जग्गू गाँव ही के किसी घर में छुपा हुआ है, मगर मुझे ये नहीं पता कि वो किस घर में है। हमारी गाड़ी किसी ने देखी है? तैमूर ने पूछा। मैंने ही देखी है।
वो तो मैंने झूठ बोला था कि आपको जग्गू के किसी आदमी ने देखा है। तुम हमसे ये झूठ भी बोल सकते थे कि गांव में पुलिस मौजूद नहीं है। मुझसे पहले आप 2 आदमियों से बात कर रहे थे। मेरा ख्याल था कि उन्होंने आपको बता दिया होगा कि अभी पुलिस गाँव में मौजूद है। इसका मतलब है कि मेरी बात दरमियान ही में रह गई, क्योंकि किसी ने इंतहाई करख्त और हतक अमीज़ अंदाज में हरनाम चाचा को आवाज़ दी थी। मैंने खुले दरवाजे की ओर से झांका तो मुझे 2 पुलिस वाले नजर आए। मैं एकदम रिवॉल्वर निकाल लिया और हरिया से पूछा, अगर ज़रा सी भी आवाज़ निकाली तो गोली खोपड़ी में उतार दूंगा। ये वही रिवॉल्वर है जिससे मैंने 3 खून किए हैं। मेरा लहजा इतना सफाक था कि हरिया बुरी तरह सहम गया। बाहर आओ बुड्ढे, पुलिस वाले ने चीख कर कहा। कौन है भैया? हरनाम चाचा ने कहा। मेरे पैर में चोट लग गई है, तुम ही अंदर आ जाओ। यहाँ कौन सा पर्दा है? मैंने अचानक हरिया की गर्दन दबोची और रिवॉल्वर जेब में रखकर दूसरे हाथ से इसकी कनपटियाँ दबाने लगा। फौरन ही वो मेरे हाथ में झूल गया। तैमूर ने फुर्ती से इसे घसीट कर एक कोने में डाल दिया और वहाँ रखी हुई खाली बोरियां इस पर डाल दी। इस काम में हमें मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा। ओ बूढ़े, पुलिस वाला धड़ा, बाहर आता है या अंदर आकर तेरी खाल दे दूं? मैं कह तो रहा हूँ कि अंदर आ जाओ। हरनाम चाचा ने झिंझलाहट का मुजाहरा किया। मेरे पैर में बहुत ज़बरदस्त तकलीफ है, मोच आ गई है, मैं चल नहीं सकता। फौरन ही भारी कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। मैं और तैमूर झपट कर पहले की तरह दरवाजे के साथ चिपक गए। हरनाम चाचा भी फुर्ती से प्याल के ढेर पर बिछे हुए बिस्तर पर लेट गया। वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस वाला पहली दफ़ा में कुटिया की तरफ नहीं आया, वरना वो हरिया को ज़रूर देख लेते। बारी बूटों की आवाज़ जूं जूं नज़दीक आ रही थी। तैमूर के चेहरे का तनाव बढ़ता जा रहा था। मैंने इशारे से इसे पुरसुकून रहने को कहा। अचानक दरवाज़ा खुला और एक पुलिस वाला अंदर दाखिल हुआ। राइफल इसके शाने से लटक रही थी। वो सीधा हरनाम चाचा की तरफ बढ़ गया, जो अब बुरी तरह करहाने की अदाकारी कर रहा था। पुलिस वाला अगर पीछे मुड़कर देख लेता, हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाती। वो तो खैर हमारे हाथों मारा जाता, मगर इसका दूसरा साथी चौकन्ना हो जाता। अचानक दूसरा पुलिस वाला अंदर दाखिल हुआ। वो पहले वाले के मुकाबले में ज़्यादा मुहतात और चालाक था। इसकी राइफल भी शाने की बजाय हाथ में थी और इसने घुसते ही पहले इर्द गिर्द का जायजा लिया था। वो जो ही मेरी तरफ मुड़ा, यूं उछला जैसे इसके पैर जलते हुए अंगारे पर पड़ गए हों। मैंने इसे संभलने का मौका दिए बगैर आगे बढ़कर इसकी राइफल पकड़कर झटका दिया तो सीधा मुझसे आ टकराया। हरनाम चाचा की तरफ जाने वाले ने खतरा महसूस करते ही राइफल शाने से उतारने की कोशिश की, मगर तैमूर डपट कर बोला, अपनी जगह से हिलना मत वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। वो यूं साकित हो गया जैसे चाबी का बंदर चाबी खत्म होने तक साकित हो जाता है। ढोल बजाने वाला जो हाथ ऊपर होता है वो उठा ही रह गया और जो नीचे होता है वो नीचे ही रह गया। मैंने झटका देकर अपनी शिकार से राइफल छीनी और इसे दोनों हाथ में पकड़कर घुटने पर दे मारा। राइफल खुश्क लकड़ी की तरह दरमियान से टूट गई। पुलिस वाले हैरत से ये कार्रवाई देख रहे थे। फिर मैंने आगे बढ़कर इसका गिरबान पकड़ा और इसके मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो अपने साथी के कदमों में जा पड़ा। थप्पड़ से इसके गाल की खाल उधड़ गई थी और खून छलक रहा था। इस दौरान में तैमूर अपनी शिकार की राइफल छीन चुका था। इस कोशिश में तैमूर ने इसके पेट में घुटने से जोरदार ज़रब लगाई तो वो भी अपने साथी के साथ ज़मीन पर लेट गया। मुझे पहचानते हो तुम लोग? मैंने दुरुस्त लहजे में पूछा। दोनों ने एक साथ नफ़ी में सर हिलाया। जग्गू कहाँ है? मैंने यूं ही हरिया के बयान की तस्दीक करने को पूछा। न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि हरिया ने मुझसे झूठ बोला है। वो हरिया के घर में बंद है, इस पुलिस वाले ने जवाब दिया जिसकी राइफल मैंने तोड़ी थी। गाँव में और कितने पुलिस वाले हैं? मैंने पूछा। इस वक्त तो हम 3 ही थे। हमारा तीसरा साथी इन लोगों की तलाश में गया है जिनसे तुमने जग्गू के घर का रास्ता पूछा था। इस हरामजादे को होश में लाओ, मैंने हरिया की तरफ इशारा करते हुए तैमूर से कहा। बोरियां हटाकर तैमूर ने हरिया को बाहर निकाला और इन्हीं लोगों के नज़दीक फर्श पर लिटा दिया। हरिया को देखकर वो दोनों हैरत ज़दा रह गए। फिर इनमें से एक पूछ ही बैठा, ये हरिया तुम्हारे हत्थे कैसे चढ़ा? जैसे तुम लोग चढ़े हो या जैसे तुम्हारा तीसरा साथी चढ़ेगा? मैंने तज़हीक अमेज़ अंदाज में कहा। फिर तैमूर से मुखातिब हुआ, होश में लाओ इसे, मैं ज़रा झूठ बोलने का मज़ा चखा दूँ। कुटिया के कोने में कोरी मिट्टी का एक घड़ा रखा हुआ था। गिलास में पानी लिया और हरिया के मुंह पर छींटे मारने शुरू कर दिए। थोड़ी सी कोशिश के बाद हरिया ने आंखें खोल दी। इसने पहले खोई खोई आंखों से इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर एकदम झपट कर उठ बैठा। तैमूर ने तंजिया लहजे में कहा, अब कहीं फिल्मी अंदाज में मत पूछना कि मैं कहाँ हूँ। हरिया ने जैसे तैमूर की बात सुनी ही नहीं थी। वो तो मतोहश नज़रों से दोनों पुलिस वालों को देख रहा था। मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि हरिया के मुझसे झूठ मत बोलना, मैंने सफाक लहजे में कहा, मगर लगता है तुम जीने से बेजार हो। मैंने सब कुछ तो आपको सच सच बता दिया है। हरिया लड़खड़ा कर बोला, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने आगे बढ़कर इसके सर पर ठोकर मारी। मुझे वाकई गुस्सा आ गया। हरिया उछल कर गिरा तो मैंने इसकी गर्दन पर पाँव रख दिया। बताओ जग्गू कहाँ है? मैंने इसकी गर्दन पर पाँव का दबाव बढ़ाते हुए कहा, वो मेरे घर में है। हरिया जल्दी से बोला, अब सच बोलने का वक्त गुजर चुका है हरिया, मैंने शफाक लहजे में कहा और पैर का दबाव इसकी गर्दन पर मजीद बढ़ा दिया। इसके हलक से खरखराहट की आवाज़ बुलंद हुई।
इसने दोनों हाथों से मेरा पैर अपनी गर्दन से हटाना चाहा, मगर मैं इसे ख़त्म करने का फैसला कर चुका था। मैंने दबाव मज़ीद बढ़ाया। हरिया बुरी तरह तड़पा फिर साकित हो गया। इसकी आंखें हल्कों से निकल आई थी और चेहरा मसख होकर रह गया था। तुमने जग्गू को यहाँ कैद क्यों कर रखा है? इसे गिरफ्तारी किया था तो हवालात क्यों नहीं भिजवाया? मैंने पुलिस वालों से पूछा। वो बात असल में ये है कि इसमें से एक थूक निकल कर बोला। वो चंद लम्हे पहले मेरी सफाकी देख चुका था। बोलते क्यों नहीं? मैं डपट कर बोला। वो जी इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि जग्गू के खिलाफ अभी कोई इल्ज़ाम नहीं है, इसलिए इसे थाने के बजाय यहीं रखूं। ठाकर साहब के आदमी खुद ही इससे पूछगछ कर लेंगे। तो फिर इन लोगों से पूछगछ की? तैमूर ने पूछा। वो लोग तो अभी पहुंचे ही नहीं यहाँ। पुलिस वाला मशीनी अंदाज में हर सवाल का जवाब दे रहा था। वो लोग 11 साढ़े 11 बजे तक आएंगे। तो फिर हरिया के कहने पर तुम मेरे पीछे क्यों भाग लिए? मैंने पूछा। हमने सोचा अगर हम 3 आदमियों का कातिल गिरफ्तार कर लिया तो शायद हमारी तरक्की हो जाएगी। 3 आदमियों का नहीं बल्कि 4 आदमियों का कत्ल कहूँ, मैंने तसीह कमीज़ लहजे में कहा। एक कत्ल तो मैंने अभी तुम्हारे सामने किया है। फिर मैं हंस कर बोला। और 4 ही क्या, मेरे क्रेडिट में तो बेशुमार कत्ल, डकैतियाँ, अगवा और न जाने कौन कौन से मुकदमात हैं। इनमें से एक ने खौफजदा अंदाज में मुझे देखा, फिर ललचती हुई आवाज़ में बोला, आपने वो 3 कत्ल किए थे? हाँ, मैं ही इनका कातिल था, मैंने तलख लहजे में कहा। मुझे भी अंदाज़ा था कि इनके सामने 3 आदमियों के कत्ल का इतराफ़ करना मुनासिब नहीं था, मगर अब तो ये बात मैं कह चुका था। मुझे गौर से देख लो, मुमकिन है मैं तुम लोगों को छोड़ भी देता, मगर तुमने मुझे पहचान कर काम ख़राब कर दिया। फिर तो कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, अगर तुम लोग मेरी मदद करो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। इन दोनों के चेहरे जो लम्हा भर पहले मौत की दहशत से तारीक हो गए, अचानक दमक उठे। फिर इनमें से एक कांपती हुई आवाज़ में बोला, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। तो फिर मुझे वहाँ ले चलो जहाँ तुम लोगों ने जग्गू को कैद कर रखा है। अब ठाकर के आदमी आएंगे तो इनसे पूछगछ हम करेंगे। मैंने कहा, हाँ, पहले इस लाश का बंदोबस्त करूँ। आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। पुलिस वालों के साथ हमें देखकर जग्गू हैरान रह गया। वो शायद हमारी तरफ से मायूस हो चुका था, क्योंकि ग्लोरिया भी ठाकर के आदमियों से बचकर फरार हो चुकी थी। इसका ख्याल था कि कांता से हमें कोई खासी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए हमारा लौटना मुश्किल ही था। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने पूछा। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मालूम हुआ कि ठाकर के आदमियों ने मेरे घर पर हमला किया है और कांता को उठाकर ले गए हैं। मेरे तमाम आदमी धंधे पर गए हुए थे। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई कि तुम्हारी बीवी घोड़े पर इन लोगों के पीछे अकेली गई है। मैंने भी इसी वक्त रघु का घोड़ा लिया और इनके पीछे लग गया। मैं जानता था कि वो किस रास्ते से गुजरेंगे, इसलिए मैं खेतों और खलियानों में से गुजरता हुआ इन तक पहुंच गया, मगर इनसे इतने फासले पर रहा कि वो मुझे देख न सके। अचानक तुम्हारी बीवी ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी। एक आदमी चीख मार के रहा तो मुझे अंदाजा हुआ कि तुम्हारी बीवी ने इनमें से किसी को हलाक करके जख्मी कर दिया है। फिर इनके कुछ आदमी झाड़ियों में छुप कर बैठ गए। इसका एहसास मुझे बहुत बाद में हुआ, वरना मैं ग्लोरिया को किसी न किसी तरह होशियार कर देता। ग्लोरिया जो ही जगह पहुंची जहां वो घात लगाए बैठे थे, तो अचानक एक आदमी दरख्त से कूदा और ग्लोरिया को साल लेता हुआ ज़मीन पर गिर गया और एक साथ कई आदमी इससे लिपट गए। मैंने घोड़ा वहीं छोड़ा और झाड़ियों की आड़ लेता हुआ ग्लोरिया तक पहुँचने की कोशिश करने लगा। मैं फायर करने की पोजीशन में नहीं था। वो लोग ग्लोरिया से गुत्थम गुत्था थे। मैंने एक अजीब मंजर देखा। तुम्हारी बीवी ने 6 साढ़े 6 फीट के आदमी को बच्चे की तरह उठाकर फेंक दिया। फिर मैंने ठाकर के एक और आदमी को फिजा में उछलते देखा। फिर वो एक साथ इसे लिपट गए और न जाने कैसे इसे काबू में कर लिया। पहले मैंने सोचा कि खेतों किसी छोटे रास्ते से जाकर इनका रास्ता रुकूं, मगर खुद ही इसने मुस्तरद कर दिया और ये सोच कर इनके पीछे लगा कि इस तरह कम से कम मैं इनका ठिकाना तो देख सकता हूँ। फिर तुम्हारी बीवी और कांता ने मिलकर न जाने ठाकर को क्या पट्टी बढ़ाई कि इसने तुम्हारी बीवी और चंद आदमियों को दोबारा यहाँ भेज दिया। इस वक्त तक मैं भी यहाँ पहुँच चुका था और छुपा हुआ इन्हें देख रहा था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तो तुम जानते ही हो। फिर वो चौंक कर बोला, अपनी बीवी को तुमने कहाँ छोड़ा है? तुमसे किसने कहा कि ग्लोरिया मेरी बीवी है? मैंने पूछा। तुमने खुद ही तो बताया था, या फिर मैंने भी अंदाजे से समझा होगा। खैर, मैंने कहा, ग्लोरिया यहाँ से ऐसे फरार हुई कि पीछा करने के बावजूद मुझे इसकी झलक भी दिखाई न दी। फिर मैंने इसे पूछा, तुम पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ गए? मैं गाँव में तो मौजूद ही था। किसी तरह इस हरामज़ादा हरिया को मालूम हो गया कि जग्गू गाँव में है। इसने झट मुखबरी कर दी और मैं बेखबरी में मारा गया। फिर तपे हुए लहजे में बोला, इस नमक हराम हरिया को तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। वो जब मेरे साथ था इस वक्त भी दोगलापन दिखाता था। इसे मैं जब भी मार देता तो अच्छा होता। मैं बेख्तियार हंसने लगा और बोला, तुम्हारा अंदाज़ा तो औरतों सा है जो अपनी बिगड़ी हुई बेटियों के लिए कहती हैं कि पैदा होते ही गला घोट देती तो अच्छा होता, मगर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जग्गू ने मुठियाँ भींच कर कहा, तुम तो इसका बाल भी बिका नहीं कर सकते। मैंने इसी चिढ़ाने वाली अंदाज में कहा, अरे वो हरामज़ादा एक दफ़ा मुझे मिल तो जाए, फिर देखूंगा वो कितना बड़ा सूरमा है। जग्गू ने गुस्से में दांत पीसे। मैंने कहा ना कि तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़
बिगाड़ सकते, मेरे लहजे में शोखी थी। जग्गू चिढ़कर कुछ कहने ही वाला था कि तैमूर ने हंसकर कहा, ये कामरान तुम्हें खामखा चिढ़ा रहा है, अभी ये हरिया ही को ठिकाने लगा कर आया है। फिर इसने तफसील से बताया कि हमारे हाथ कैसे लगा और इसे हमने कैसे ठिकाने लगाया। हरिया की लाश का क्या किया? जग्गू ने कहा, अभी तो वो वहीं हरनाम चाचा के बाग में है, रात के वक्त ठिकाने लगाएंगे। तैमूर ने कहा, मैंने यहाँ आते ही तीसरे पुलिस वाले को भी बुलावा कर दिया था, वहीं लोगों से पूछगछ करने गया था जिन्हें मेरी गाड़ी को धक्का लगाया था। फिर इन तीनों के हाथ पांव बांध कर इन्हें कोने में डाल दिया था। यहाँ इनके मुंह में कपड़ा भी ठोंस रहा था, लेकिन इन लोगों की खुशामद पर छोड़ दिया था, मगर इन्हें सख्ती से मुंह बंद रखने की ताकीद की थी। वो तीनों खामोशी से कोने में पड़े हुए थे। जग्गू ने गाँव के मुख्तलिफ रास्तों पर आदमी बिठा रखे थे ताकि वो ठाकर के आदमियों को दूर ही से देखकर हमें इतला दे दे। फिर आधे घंटे तक हम यूं ही ला यानी बकवास करते रहे। इस दौरान में जग्गू का एक आदमी चाय भी ले आया था। चाय पीते हुए मुझे ख्याल आया कि मैं तो रात से भूखा हूँ। जग्गू को भी शायद अंदाज़ा हो गया था कि हम भूखे हैं। इसने फ़ौरन एक आदमी को दौड़ाया और इससे नाश्ता लाने को कहा। सुनो वो जाने लगा तो जग्गू ने इसे कहा, नाश्ता क्या, दोपहर होने वाली है, तुम ज़रा बढ़िया सा खाना पकवा लाओ, वो मुर्गियाँ भून लेना। फिर मैं और तैमूर खाने के इंतज़ार में बैठ गए, मगर खाने से पहले ही जग्गू का एक आदमी हाँफता आया और इसने इतला दी कि पश्चिम की तरफ से 4 घुड़सवार इधर आ रहे हैं। ये सुनते ही हमारी भूख गायब हो गई। तैमूर ने बरकरफ्तारी से वो शोल्डर बैग कांधे से लटका लिया जो इसने गाड़ी से निकाला था। जग्गू ने राइफलों का बंदोबस्त पहले ही कर लिया था। हम हर तरह से आने वालों का इस्तकबाल करने को तैयार थे। हर आदमी की नज़रें अपनी रेस्ट हाउस पर जमी हुई थी। 5 मिनट, 7 मिनट, फिर 8 मिनट बाद घोड़ों की टापों की आवाज़ें उभरी। दूसरे ही लम्हे किसी ने ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देने से इस तौहीन अमेज़ अंदाजे से मुझे चिढ़ाई। ऐसे मौक़ों पर मेरा दिल चाहता था कि मैं दस्तक देने वाले के सर पर इसी अंदाज से दस्तक दूँ। दरवाज़ा एक मरतबा फिर धड़धड़ाया गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस मरतबा दरवाज़ा न खुला तो वो लोग तोड़ देंगे। कौन है? तैमूर ने आवाज़ बदल कर पूछा। अबे क्या चंटोपी कर बैठे हो तुम लोग? बाहर से किसी ने तज़हीक अमेज़ अंदाज में कहा, या सो रहे हो? तैमूर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। मैं बरामदे के सतून में आड़ में खड़ा था। जग्गू इसी कुर्सी पर बैठा था जिसे पुलिस वालों ने इसे बांधा हो। दरवाज़ा खुलते ही वो दंदनाते हुए अंदर आ गए। इनमें से एक आदमी को मैंने पहचान लिया। वो ग्लोरिया को लाने वालों में शामिल था। बकिया 3 अजनबी थे। वो शायद ठाकुर के ख़ास आदमी थे जो जग्गू से पूछगछ करने आए थे। जिसामत से वो चारों ही पले हुए सांड दिखाई देते थे। इनकी राइफलें शानों से झूल रही थी। इनमें से एक आगे बढ़ा और झुककर जग्गू से बोला, तो तुम जग्गू हो? मैं भी तो देखूं तुम में कितना दमखम है। तैमूर को तो गोया वो भूल ही गया था। इसने तो ये जानने की कोशिश भी नहीं की थी कि तैमूर कौन है। अगर वो पुलिस वाला है तो वर्दी में क्यों नहीं है? और इस गांव में ऐसा जदीद लिबास इसे कहाँ से मिला? बाकी लोग भी यूं धड़ल्ले से अंदर घुसाए थे जैसे अपने ससुराल में आए हों। जग्गू से मुखातिब होने वाला दोहरे मजबूत जिस्म और दरमियानी कद का आदमी था। इसकी रंगत कभी सुर्ख सफ़ेद रही होगी, मगर अब धूप में जलकर गंदमी हो गई थी। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें थी। बड़ी मूंछें गोया इन लोगों में रोब और मर्दानगी का जुज़्व लाजिम थी। इससे पहले जो शख्स मेरे हाथों मारा गया था, इसकी मूंछें भी बहुत घनी और बड़ी थी। बकिया लोग भी अपनी हरकत और सकनात से बदमाश नजर आने लगे थे। मूंछों वाले ने जग्गू के मुंह पर उल्टा हाथ रसीद करते हुए इंतहाई गलीज गाली दी और तहकीर अमेज लहजे में बोला, तुमने हिम्मत की है ठाकुर साहब से टकराने की? फिर वो चीख कर बोला, बता वो गोड़ी चमड़ी वाली मैम कहाँ है? वो तुम्ही लोगों के कब्जे में तो थी। जग्गू ने हथेली की पुश्ते से होंठ साफ किए जिनसे खून छलक रहा था। जग्गू ने ये गैर इरादी तौर पर किया था। वो भूल गया होगा कि इन लोगों की नज़रों में इनके हाथ बंधे हुए हैं। मूंछों वाला या तो इंतहाई अहमक था या फिर पुरएतमाद था कि इसने जग्गू के खुले हुए हाथों को भी नज़रअंदाज कर दिया और तज़हीक अमेज़ लहजे में बोला, या तो मुझे इस मैम का पता बताओ या फिर ठाकर साहब के ख़जाने का, वरना मुझे ज़िंदा इंसानों की खाल उतारने का बहुत शौक़ है। शक्ल से भी कसाई ही लगते हो। मैंने अचानक सामने आते हुए कहा, ना हरकत मत करना। इसे राइफल उतारते देखकर मैंने टोका, खिलौना नहीं है, सचमुच का रिवॉल्वर है। यही रिवॉल्वर इससे पहले भी तुम्हारी 3 आदमियों की खोपड़ियों में सुराख कर चुका है। कोई हरकत न करे। तैमूर डपट कर बोला। मैंने घूम कर देखा। तैमूर ने बकिया लोगों को कवर कर रखा था। मूंछों वाला हैरत से मुझे यूं देख रहा था जैसे अचानक मेरे सर पर सींग उगाए हों। फिर वो हकला कर बोला, कौन हो तुम? मैं तुम लोगों की मौत हूँ। मैंने सर्द लहजे में कहा। तुम क्या समझते हो? तुम बहुत बड़े सूरमा हो, जब चाहोगे लड़कियाँ उठा लोगे। तुम हो कौन? वो संभल कर बोला। और तुम्हें इस मामले में टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है? मुझे सिर्फ कांता की ज़रूरत। फिर मेरी तरफ से तुम और तुम्हारा ठाकुर भाड़ में जाए। कांता बीबी का नाम इज्जत से लो। वो टपट कर बोला, मगर लहजे में खोखलापन था। मेरे लिए वो सिर्फ कांता है और इसके लिए मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। मैंने खालिस आशिकों वाले अंदाज में कहा, मुझे बताओ कि कांता कहाँ है, वरना तुम तो सिर्फ कहते ही हो। मैं जिंदा आदमियों की ना सिर्फ खाल उतारता हूँ बल्कि इनके दिल, गुर्दे और फेफड़े भी बहुत सफाई से निकालता हूँ। कांता ठाकर साहब की हवेली में है। इसने
उसने जवाब दिया। मैं इत्मीनान से आगे बढ़ा और इसके चेहरे पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि वो लड़खड़ा कर पीछे वाली दीवार से टकराया। इज्जत से नाम ले कांता का, मैंने तलख लहजे में कहा। मुझसे कह रहा था कि कांता बीबी का नाम इज्जत से लो, ठाकर साहब तुम्हें जिंदा दफन कर देंगे। इसने होंठों से बहने वाला खून साफ कर दिया। ठाकर साहब क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे ये बात का मसला है। मैंने कहा अभी तो मुझे कांता का पता चाहिए। मैंने बता तो दिया कि कांता ठाकुर साहब की हवेली में है, अगर इसे वहाँ से निकाल सकते हो तो निकाल लो। जग्गू, मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, इन सबको ज़िबा करके यहीं फेंक दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये सुनते ही जग्गू ने जेब से कमानीदार चाकू निकाल लिया। इसने चाकू खटके से खोला तो मूंछों वाले के चेहरे पर तारीक साया सा लहरा गया। चाकू का चौड़ा फल झिलमिला रहा था। अचानक मूंछों वाले का एक साथी चीख उठा, मुझे मारो मत, मैं तुम्हें कांता बीबी तक पहुँचा दूंगा। उल्लू के पट्टी मूंछों वाला धाड़ा था। इसका जुमला अधूरा ही रह गया क्योंकि मैंने पूछते से अचानक इसकी गर्दन दबोच ली। ये मेरा ऐसा दाव था जिसका तोड़ बड़े से बड़े जोर आवर के पास भी नहीं था। मूंछों वाले ने जोर लगाकर गर्दन छुड़ाने की कोशिश की मगर मेरी गिरफ्त सख्त होती गई। मैंने सर्द लहजे में कहा, बेकार है, जितना जोर लगाओगे मेरी पकड़ इतनी सख्त होती जाएगी। फिर मैं इस आदमी से बोला जिसे मूंछों वाले ने डांट कर खामोश कर दिया था, हाँ तुम बोलो, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि कांता बीबी ठाकर साहब की इस हवेली में नहीं है जहाँ वो खुद रहते हैं, बल्कि वो श्यामपुर की जागीर वाली हवेली में है। यहाँ से कितनी दूर है वो जागीर? तैमूर ने पूछा। यहाँ से तो बहुत दूर है, वो जागीर राजस्थान के इलाके में है। ठाकर साहब की ख़ानदानी जागीर है ना? ठाकर साहब की या कांता की? मैंने पूछा। मूंछों वाला अभी तक मेरी गिरफ्त में था मगर अब इसने हाथ पैर डाल दिए थे और शुदे हुए कुत्ते की तरह खड़ा था। सारी ज़मीन जायदाद हवेलियाँ मिलने सभी कांता बीबी की हैं, इसने जवाब दिया। ठाकर साहब तो बस इसकी देखभाल करते हैं। अब कांता बीबी बड़ी हो गई हैं तो सब कुछ वही संभालेंगी। शायद इनकी शादी ठाकर साहब के बेटे अजय से। मुझे ये तो मालूम हो गया था कि कांता कहाँ है मगर ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब इन आदमियों का क्या किया जाए। मगर इन्हें यूं ही छोड़ देता तो वो सीधे ठाकर की तरफ दौड़ते और इसे बता देते कि हम लोग श्यामपुर की तरफ गए हैं। अगर इन्हें नहीं छोड़ता तो इनका क्या करता? मैं इन्हें खामखा कत्ल भी नहीं कर सकता था। इस मौके पर ग्लोरिया होती तो लम्हों में फैसला करती और इसका फैसला एक ही होता, सजाए मौत। अचानक मुझे हुमायूं मिर्ज़ा का ख्याल आया। वो मेरा बहुत ज़्यादा खैर खा होने का दावा कर रहा था। इसके ज़रिए काम बन सकता था। वो ना सिर्फ इन तीनों पुलिस वालों और इंस्पेक्टर का मसला भी हल कर सकता था बल्कि ठाकर के आदमियों को 2-4 हफ्ते के लिए हवालात में बंद भी कर सकता था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।